नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए नए सिलेबस पर आधारित रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 आज देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो नया सिलेबस आपका चेंज हुआ है 9 और 10 क्लास का ऐड किया गया, ठीक है। तो उसी नए सिलेबस पर आधारित ये जो सेट है तैयार किया गया है ना, बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार ये सेट है, ठीक है। इसमें टोटल 20 सेट है, तो इसका प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसका पहला सेट डाल चुके हैं, ठीक है। और जो सिलेबस आपका ऐड हुआ है, ठीक है, 9 और 10 क्लास का, उसका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज है ना, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके नए सिलेबस के अनुसार, उसका अलग से वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नए सिलेबस का प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, 9 और 10 क्लास का नए सिलेबस नाम से प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जब आप अपना दाएं हाथ इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और तर्जनी और मध्य उंगली, देखिए अंगूठा तो आपको मालूम है, मध्य उंगली मालूम है, तर्जनी क्या है, अंगूठा और मध्य उंगली के बीच में जो होता है वो तर्जनी कहलाता है, ठीक है। अंगूठा और मध्य उंगली के बीच में जो उंगली है उसे तर्जनी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली एक दूसरे को लंबवत हो, ठीक है। इसमें अंगूठा जो है ये गति की दिशा बताता है, ठीक है, और तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और मध्य उंगली जो है ये प्रेरित धारा की दिशा बताता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो प्रेरित धारा की दिशा ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है, और विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एमीटर या तो अमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। तो विद्युत खर्च बराबर सूत्र होता है कि शक्ति, यानी कि जैसे 100 वाट है, कितने वाट का है, तो वो शक्ति गुना विद्युत उपकरण की संख्या। जैसे कि शक्ति 100 वाट का बल्ब है, अब कितना बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके संख्या गुना समय, कितने देर तक जला, और कितने प्रति यूनिट उसका रेट है, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है, शक्ति गुना विद्युत उपकरण की संख्या गुना समय गुना क्या होगा, प्रति यूनिट दर, अब बट्टा में 1000 होगा, ठीक है। तो P है ना, शक्ति हो गया, इसके N संख्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, इंटू टाइम, और जो रेट होता है दर, जो क्या उसका रेट है वो अब बट्टा में 1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 100 वाट है, ठीक है, शक्ति कितना हो गया 100 वाट, ठीक है, गुना संख्या मतलब कितना बल्ब है, तो बल्ब कितना है, एक ही है, यहाँ नहीं दिया हुआ है तो एक हो गया, ठीक है। कितना टाइम है, 10 घंटा जलता है, रेट क्या है 5 बटा 1000, ठीक है। तो ये विद्युत खर्च कितना होगा यहाँ निकल जाएगा। तो एक 2 शून्य यहाँ और 1 शून्य है, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, क्या आया 5 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 रुपया हो जाएगा। विद्युत खर्च कितना आएगा, 5 रुपया। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है, तो प्रकाश का मुड़ने के कारण यह होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है, इसके कारण वो मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो मुड़ जाता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं। तो ये संबंधित होता है एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं, तो एक दूसरे के लंबवत होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। फिर समझिए, कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग और समय परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वेग और समय के परिवर्तन को दर्शाता है। वेग और समय के बीच में ये सीधा वाला
ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का SI मात्रक पूछा जाता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ परपेंडिकुलर, यह ध्यान रखना है इसे, अनुप्रस्थ परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में ये गमन करती है, लंबवत है ना, लंबवत दिशा में ये गति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करती है। अनुप्रस्थ की बात हुई। और अनुदैर्घ्य जो होता है वो माध्यम के समानांतर गमन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है, हमेशा याद रखना है, आपको याद भी रहेगा। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, जो प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि कौन सा तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे याद रखना है। ध्वनि धैर्घ्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, ऐसे रिलेट करके याद रखिए, कभी आप भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। किस स्थिति में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कार्बन 60 यानी कार्बन जो 60 है, 60 है, एक अणु है जिसमें ये किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज होता है। देखिए, कार्बन जो 60 है एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में 60 कार्बन परमाणु होता है। और इसे क्या कहा जाता है, वन भिनिस्ट कहा जाता है। इसे वन भिनिस्ट फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, वन भिनिस्ट फ्लोरीन कहते हैं। और फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है और कोयला, हीरा, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 8 40 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 3 15 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी रहेगा हार्ड, बाकी सभी क्वेश्चन रीजनिंग हो या मैथ हो सभी इजी रहता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर रेगुलर करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 8 40, 8 पंचे 40, 3 15 से 3 पंचे 40, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 52 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आधा करिए, 52 का आधा कितना हो 26 पे शून्य एक बैठा दीजिए, 60 हो गया। ठीक है, किसी को भी अगर 5 से गुना करना है ना, उसका आधा करके शून्य बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपको गुना करना है किसको, 66 को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो इसका आधा कीजिए और शून्य बैठा दीजिए, ये इसका आंसर यही आएगा ना, 66 गुना 5 करिएगा 330 ही आएगा। ठीक है, 52 गुना करना है कितना, 5 करना था। ठीक है, तो 52 का आधा किया 26, शून्य बैठा दीजिए, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, किसी संख्या को भी अगर 5 से गुना करना है उसका आधा करके शून्य बैठा दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप, ट्राई कर लीजिएगा किसी भी। जैसे मान के चलिए आप 16 को ही गुना करते हैं। ठीक है, 16 × 80 होता है। ठीक है, इसका आधा करिए कितना होगा 8, एक शून्य बैठा दीजिए, आ गया ना 16 80। तो ऐसे किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को 5 से गुना करना हो तो आधा करके शून्य बैठा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 260, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट एक, नीचे दी गई त्रिभुज में आकृति में कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज गिनना है तो शुरुआत करते हैं, पहले क्या किनारे किनारे गिन लेंगे, आसान होगा, कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही त्रिभुज है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या किया, 16 और 14 कितना होता है 30 हो गया, और 17 और 13 क्या होगा 30 हो गया। यानी कि ये और ये है ना, ये दोनों लेफ्ट और राइट वाला और ऊपर नीचे दोनों को अगर जोड़ते हैं दोनों बराबर आता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट जोड़ते हैं जितना आता है, फिर ऊपर और नीचे जोड़ते हैं उतना ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ 17 4 21, 12 9 21। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ ऊपर नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो 32 और 17 कितना हो जाएगा
32 और 17 हो जाएगा 7 2 9 और 3 1 4 49, ठीक है। तो 49, तो 29 में कितना जोड़ेंगे 49 आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे 49 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ खाली स्थान पे जो उपयुक्त है सबसे उपयुक्त भरना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी कि जो महान नेता थे वो नहीं रहे, मतलब मर गए, ठीक है। तो मर गए यानी कि शोक की बात हो रही है, तो शोक व्यक्त करता है कौन, अलास। अलास जो है ये शोक को व्यक्त करता है, ठीक है। ये शोक को व्यक्त करने के लिए अलास का यूज किया जाता है। अलास मैंने हाय, ठीक है। एक बड़े नेता जो है वो दिग्गज नेता वो मर गए, नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया अलास। जैसे खुशी मनाना, हुर्रे, कोई जीत गया तो यहाँ हुर्रे का प्रयोग होता है, कोई शाबाशी देना, ब्रेवो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से यह नो मोर है यहाँ, यानी कि मृत्यु हो गई, शोक व्यक्त कर रहा है, तो अलास का यूज होगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी आइटम ऑफ फ्रेज है, तो इसका आइटम ऑफ फ्रेज में क्या होगा, द लायंस शेयर। लायंस शेयर मतलब कोई चीज़ का बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, तो इसका आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट ऑफ पोर्शन, द लार्जेस्ट पोर्शन यानी बहुत बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सबसे उपयुक्त विकल्प को इसमें भरना है। तो द विंड मतलब हवा, ब्लू मतलब जो बहा, ठीक है। सो अब आगे पढ़िए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एट नाइट मतलब रात में ऐसी हवा चली, दैट की मेनी ट्रीज कई पेड़े जो है फेल इन द पार्क, यानी पार्क में कई पेड़ गिर गए, मतलब क्या, हवा बहुत तेज चली थी ना, प्रचंड चली थी, तभी तो गिर गया सारे पेड़, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ गिर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में जब आंसर सबका जानेंगे ना तो आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर समझते हैं तो आसानी, बहुत आसानी से रहता है, ठीक है। जैसे इंटेंसली, तो इंटेंसली मतलब क्या हुआ, तीव्रता से, ठीक है। तो ये तीव्रता से, फिर ठीक है इसको ध्यान रखते हैं। जेंटली, जेंटली मतलब क्या होता, धीरे धीरे, तो हवा धीरे धीरे चली थी तब गिरा था, या तो बोल्डली निडरता पूर्वक चला था, तो ये सेट सुटेबल नहीं है। फायरसली, फायरसली मतलब होता है प्रचंड, है ना, प्रचंड तरीके से चला, यानी कि ये वाला सही सबसे ज़्यादा वो सूटेबल है। फायरसली, हवा फायरसली प्रचंड तरीके से चली थी जो रात में, तो कई पेड़े पार्क में गिर गया। नेक्स्ट एक सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड जब भी आएगा मतलब होता है क्या, जो आपको 3 4 वर्ड दे दिया जाता है, उसमें से क्या है, उसमें से एक एरर रहता है, यानी कि एक गलत उस स्पेलिंग गलत रहता है, ठीक है। तो उसको आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे कि गॉज, ये सही लिखा हुआ, ठीक है। गजेट, गजेट ऐसे नहीं होता है, GAZ सिंगल जेड होता है ना, ETTE, गजेट जो होता है, जो राजपत्र होता है, गजेट मतलब राजपत्र, डबल जेड नहीं होता, यहाँ डबल जेड दे दिया, तो यही पूछा रॉन्गली स्पेल्ड को चुनना है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी गजल ये सही है, गौजी ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पेसिव। एक्टिव में है, पेसिव में बदलना। पेसिव में बदलने के लिए क्या होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव बनेगा पहले, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, तो ए बुक जो है ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट बनेगा, ए बुक होगा पहले, ठीक है। तो ए बुक और इज रीडिंग है, तो V4 जो होता है, V4 किस में बदलेगा, बीइंग V3 में बदलेगा, बीइंग V3। तो ए बुक इज, और इज जो है जैसे इज है तो इजी में रहेगा, वाज वाला नहीं होगा आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इज बीइंग होगा, इज के बाद बीइंग पहले ढूंढना है, तो इज है यहाँ और बीइंग है यहाँ, है ना, रीड बाय मी, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चुनना है। तो अ स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत की कहानी जो होता है, रिटेन बाय हिमसेल्फ, उसी के द्वारा लिखा गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवनी, जो खुद के द्वारा लिखा हुआ रहता है, खुद की कहानी, उसे क्या बोलते हैं, खुद का पुस्तक जो होता है खुद के द्वारा लिखा रहता है वो जीवनी कहलाता है। जीवनी को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो। साइनो मतलब समानार्थक शब्द। इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। कभी दोस्त बोलते हैं ना कि इंटरफेयर नहीं करें, है ना, तो इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसका साइनो क्या जाएगा, हस्तक्षेप यानी बाधा डालना, है ना। ओब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना। नेक्स्ट है एंटो, एंटो मतलब विपरार्थक, है ना, एंटो मतलब विपरार्थक। होलो, होलो मतलब क्या होता है, होलो मतलब होता है खोखला, ठीक है, खोखला हो गया, तो इसका विपरार्थक क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। नेक्स्ट है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन करें, ठीक है। तो त्रुटि इसमें क्या है ये चुनना है, ठीक है। तो पहले क्या मतलब सेंटेंस क्या है कि वीर सैनिक कहते हैं
कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो देखिए विद्रोही और शत्रु कभी एक साथ नहीं होता है, मतलब क्या दोनों एक ही शब्द है, तो इसलिए यहाँ सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो या तो विद्रोही या तो शत्रु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्रोही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि हम विद्रोही शत्रु। ये विद्रोही यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, है ना। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तो ये किसका है, तो ये है निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध एक पुस्तक है, पूछा जाता है अप्सरा। अप्सरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और काले कारनामे पुस्तक के लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है, तो वायु का पर्यायवाची है कौन सा, अनिल। अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है। जैसे वायु का पर्यायवाची और भी है कौन सा, हवा, पवन, समीर, बात, मास्त और प्रभात, ये सब क्या है, मारत, मारत और प्रभात, ये सब वायु की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है। तैरने की इच्छा ये तितृषा कहलाता है ना। तितृषा जो है, तैरने की इच्छा को तितृषा कहा जाता है। पीने की इच्छा है तो वो पिपासा कहलाता है। पीने की अगर इच्छा है, अगर उसके लिए पूछा है तो उपयुक्त शब्द कौन सा, तो पिपासा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ जानने की इच्छा का उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। और कुछ काम करने की इच्छा हो तो वो चिकित्सा। अगर पूछे कुछ काम करने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो काम करने की इच्छा चिकित्सा, ठीक है। और खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने वाला बुभुक्षा। नेक्स्ट है इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है, तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर, है ना। चिरंतन का विलोम हो जाता है नश्वर। अब अगर पूछे कि अल्पजीवी का क्या होगा विलोम, तो अल्पजीवी का दीर्घजीवी, क्षणिक का शाश्वत। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध तिरस्कार कौन सा है, तो तिरस्कार जो लिखा हुआ शुद्ध ये है, ये वाला है ना, ये तिरस्कार शुद्ध है। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है, तो विद्यापति ये मैथिली भाषा से संबंधित कवि है। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, जो दंड पाने हो क्या कहलाएगा, दंडनीय, है ना, दंडनीय। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है, ठीक है, ये सही है। और दूसरा है यह अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। फिर तीसरा क्या है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 में प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। ये जो लागू हुआ था 1937 में पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था, ठीक है। यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1976, 42वां 1976 और 44वां हुआ था 1978 में। 42वां में ही जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और एक क्वेश्चन आता है ये वाला, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है, तो राष्ट्रपति है अभी 15वां, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति वो 14वां है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी हैं जगदीप धनखड़, है ना, वो 14वां है, ठीक है। और सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधानेतर, है ना, संवैधानिक संस्था वो नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो योजना आयोग, है ना। बाकी जैसे ये संविधान में इसका है संघ लोक सेवा आयोग या तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग डायरेक्ट पूछा जाता है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। चुनाव आयोग अनुच्छेद 300 कितना में, चुनाव आयोग 324 में होगा ना,
चुनाव आयोग 324 में होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 44 से ये संबंधित किससे, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। समान नागरिक संहिता से इसे रिलेट कर लीजिएगा, इसे समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला है ना, 4 और 4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 4 वाला थोड़ा सा रिलेट करिएगा तो याद रहेगा। नेक्स्ट है 34। 34 में है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दाता निधि पर निर्भरता, दाता निधि पर निर्भरता। नेक्स्ट है कि SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से किसने किया था, तो नाबार्ड ने किया था, है ना। SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से नाबार्ड ने किया था। RBI से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का जो वर्तमान जो वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ठीक है, याद रखना है। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, ठीक है। तो ये शाख नीति मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो RBI जारी करता है। रही बात नाबार्ड की, तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्था है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो क्या है, क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1979 में शुरू हुआ था। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को माना जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, BPSC में कई बार रिपीट भी हुआ है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि विदेशी धरती पर पहली तिरंगा फहराने वाला कौन थे। तो पहली बार तिरंगा फहराने वाला विदेशी धरती पर है मैडम भीखाजी कामा है। कहाँ पर फहराया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जर्मनी में फहराया था और ऑप्शन में एक बार दिया था BPSC में स्टुटगार्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पहले विदेशी धरती पर फहराने वाले तिरंगा और भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी में कामा है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे, तो शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड के अंतर्गत कौन सा NH1 और NH2 आता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। 1 रुपये का सिक्का सबसे पहले जारी किया था शेरशाह सूरी ने। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। कालिदास से कई महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिससे मेघदूतम के लेखक कालिदास, ऋतु संहारम के लेखक कालिदास, रघुवंशम के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, माल विकाग्नि मित्रम के लेखक कालिदास। देखिए सब पुस्तक का नाम में लास्ट में देखिएगा वॉइस एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। देखिए मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, माल विकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है, कालिदास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका कोई गिनती नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जब एग्जाम हो, अभी बिहार टीचर का एग्जाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि बिहार में जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। इसे तो हमेशा के लिए रट लेना है, जैसे कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटाइट का ये सूत्र ये नहीं है, ठीक है। अर्जेंटाइट का सूत्र होता है, क्या होता है, Ag2S, है ना, Ag2S, ये अर्जेंटाइट का सूत्र होता है। बाकी चेल्कोपाइराइट इसका सूत्र CuFeS2, ये सही है। स्मिथ सोनाइट का सूत्र ZnCO3, ये सही है। मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 सही है। नेक्स्ट है pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, ठीक है। यह देखा गया है कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए 2 लाइन हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए जो अम्ल होता है, होता है क्षार, ठीक है। अम्ल क्या करता है,
अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। इसे याद रहेगा कैसे आपको, तो इसको एक नाम रख लेना है अनील। ठीक है, अनील यानी अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ नीला हो गया। ठीक है, नीला हो गया, जैसे नीला हुआ इसका मतलब समझ जाइए क्षार की बात हो रही है। जो क्षार होगा इसमें वही आंसर होगा। ठीक है, तो क्षार यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो क्षारीय जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका पीएच मान जो है, इसका पीएच मान 8.27 यानी कि ये क्षारीय है, यानी क्षारीय ही नीला करेगा और जो अम्ल है वो लाल करेगा। ठीक है, वो लास्ट में क्या लाल करेगा। ठीक है, अनील है ना, नीले को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ क्या नीला हो गया, तो नीला हो गया यानी कि क्षार की बात हो रही है। आशुद्ध जल और नींबू का रस ये सब क्या अम्लीय है ना, 7 से नीचे इसका पीएच मान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद रहेगा आपको। अनिल यानी अम्ल क्या है, नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो अपने क्षार वाला याद रहेगा, उल्टा हो जाएगा इसका, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। पीएच मान का खोज किसने किया था, आविष्कार किया था इसका सोरेनसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है कौन, मालूम, देखिए क्षार धातु जो है ना, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्षार धातु जो है ये क्या करता है, इसमें वर्ग में, क्षार धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान बढ़ता है। ठीक है, विद्युत धनात्मक गुण का मान बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में जब क्षार धातु में आइएगा तो हेलिना के रब से फरियाद है ना, हीलियम आएगा ऊपर, उसके बाद देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये देखिए बढ़ते क्रम में है, ऊपर से नीचे आ रहा है ये और बढ़ रहा है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग एक का ही सब तत्व है। ठीक है, वर्ग एक जो होता है वो क्षारीय धातु है और वर्ग दो जो है वो क्षारीय मृदा धातु है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कौन है इसमें, सत्य कथन है उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है, ये सही है। स्टील एक मिश्र धातु, ये सही है। धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, धातुएं जो है विद्युत का चालक होता है, ये सही है ना, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaOCl2, किस प्रकार का लवण है, तो ये किस प्रकार का मिश्रित लवण है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कथन पहले पढ़ते हैं। डोवे राइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों का आवर्त सारणी विकास हुआ, ये सही है। फिर दूसरा कथन देखते हैं क्या है कि डोवे राइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। ठीक है, यानी कि जैसे मेथोनाइक अम्ल ये किससे प्राप्त होगा, तो मेथेनोइक अम्ल जो है ये प्राप्त होगा इससे, बिच्छू बूटी चुभने वाले रोए से। ठीक है, नींबू से कौन सा, साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है ना, नींबू से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, नींबू हो या खट्टे फलों से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो ये तिल्ली जो है ये अप्रयुक्त या तो क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। नेक्स्ट है एक नाव ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटा का समय लेता है। ठीक है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अस्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब इसको बनाना शुरू करेंगे तो आसानी से बनेगा, तो पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, आसान समझ के शुरू करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए से बी जैसे डिस्टेंस मान लीजिए ए है और बी के बीच दूरी है। ठीक है, ये आगे पूछा कि आधा आधा करके समझते जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा।
ए से बिंदु बी तक है ना धारा के अनुकूल दिशा यात्रा करता है, ठीक है। ए से बी के बीच स्थित एक बिंदु मध्य बिंदु सी है, यानी कि मध्य में सी है ये, ठीक है। पर वापस आने में देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरा तय कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से आधा यहाँ सी तक आया, यहाँ तक आने में यानी यहाँ से यहाँ बी तक गया, बी से फिर आधा दूर इधर सी तक आया, तो समय लगा टोटल कितना 20 घंटा, ठीक है। 20 घंटा टोटल समय लगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो समय जो लगा तो मान के चलिए x टोटल डिस्टेंस है, ए और बीच के बीच दूरी x है, ठीक है। तो समय क्या होगा दूरी बटा चाल। चाल क्या हो जाएगा देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो नाभ की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाता है। धारा की दिशा में चलेगा तब, और धारा के विपरीत चलेगा तो नाभ की जो चाल होगा वो धारा के चाल घटा देंगे। विपरीत चलेगा तो विरोध करेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा विरोध होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल चलता है पहले ए से बी तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस एक जो है वो चलेगा अनुकूल, यानी कि धारा के चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर, है ना, दोनों को जुट जाएगा। तो ये हो गया समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्या हुआ फिर चला कितना, बी से फिर आया था सी तक, ठीक है। तो यानी कि आधा चला था, है ना, मध्य बिंदु पर है आधा चला था, आधा यानी डिस्टेंस टोटल x है, तो वो क्या हो जाएगा x बटा 2 आधा, और दूरी बटा चाल। चाल क्या हो जाएगा इस बार इसमें घट जाएगा, नाभ की चाल में ये धारा वाला घटेगा यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा समय, ठीक है। तो ये हो गया टोटल समय, ये हो गया टोटल समय, ठीक है, दोनों इक्वल कर दिए। अब देखिए ये पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी हम लोग माने क्या x, तो x का मान अगर ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ x का मान है ना, ए और बीच की दूरी पूछा है तो ए और बीच की दूरी ऑप्शन में तो है आंसर में, तो किसका अगर बैठा के देखते हैं x का मान अगर 120 बैठाएं, ठीक है, अगर आ गया 20 यहाँ इधर तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वो भी बन जाएगा, लेकिन आसान तरीके क्या शॉर्टकट में बना सकते हैं, 20 से 120 रखें यहाँ, ठीक है। तो 15 8 20 से 8 हो गया, यहाँ 120 यहाँ रखें तो 120 में 2 से भागा यानी यहाँ क्या हो जाएगा 60, है ना। 60 में फिर 5 से भागा देंगे 12, देखिए 12 और 8 20 हो गया यहाँ बराबर में, आंसर क्या हो जाएगा 120। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो इसको सरल करना है तो पहले क्या इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, सिंपल में इसको करिए, फिर भागा इससे दे देना है। जैसे 16 5 80 2 कितना हुआ 82 बटा 5 माइनस 15 गुना 12 करेंगे कितना आएगा 180, है ना। 15 दें 150, 15 दूने 30 फिर तो 180 और ये 181 बटा 15, ठीक है। पहले इसी को हल कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे 15 5 तिया 15 और 82 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24 240 और 2 तिया 6, यानी कि कितना होगा 246 होगा, है ना, 246 82 तिया 246, अब 15 कहीं 15 यानी कि 181 यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो 246 में 181 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, जैसे 6 में से गया 5, ठीक है, इसको माइनस करिएगा तो 65 आएगा, ठीक है। 65 बटा 15 यहाँ हो गया, ठीक है। तो एक कैलकुलेट हो गया, ये जो हुआ ये 65 बटे 15 हो गया, ठीक है। याद रखना है क्या हुआ, ये हो गया 65 बटा 15। अब इसको हल करते हैं, तो इसको क्या करेंगे 81 तिया कितना हो 243 और ये 4 जोड़ेंगे 247 हो जाएगा बट्टा 81, ठीक है। अब क्या यहाँ भागा का चिन्ह है तो भागा यानी ये उलट जाएगा, यानी कि 65 बट्टा 15 फिर ये वो उलट जाएगा 81 बट्टा 247, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो इसको काटिएगा 5 से काटेंगे 13 पच्चे 65, इसको 5 से काटिए 3 पच्चे 15, फिर 3 से इसको काट दीजिए 27 तिया 81, फिर 13 से ये कट जाएगा 13 कहीं 13 और बच जाएगा कितना 13 कहीं 13, फिर 11 बचेगा ना, 11 पर 7 यानी 117, 13 नमा 17 से यानी कि 19, यानी कि ऊपर बचा 27 और नीचे 19 बचा 27 बटे 19। तो 27 बटे 19 कौन सा है ऑप्शन में देख लीजिए, 27 बटे 19 यानी 19 से कहीं 19 और 19 से कहीं 19 और 8 होता है 27, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक बर्तन में द्रव A और B का अनुपात 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव A मिलाया जाता है तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो मूल मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितना लीटर होगी। देखिए मिलाया क्या गया A, ठीक है, B तो नहीं मिलाया गया, B जितना था उतना ही है, यानी कि A अनुपात 4:9 था तो B उतना ही है, यानी कि 9 था तो 9 ही है, ठीक है। इधर भी तो मिलाया गया क्या, मिलाया गया ए मिलाया गया तो अनुपात 4 था, अनुपात कितना हो गया 8,
अंतर कितना है अनुपात का, अनुपात 4 है ना, अनुपात 4 अंतर आया। और लीटर में कितना अंतर आया, 8 लीटर, 8 लीटर मिलाया, तो अनुपात 4 का मान कितना हो गया, 8। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो गया 4 दूनी 8 यानी 2। अनुपात 1 का मान हो गया 2 लीटर। तो अब क्या पूछा, मूल मिश्रण में, तो मूल मिश्रण में कितना है, अनुपात 4 है, तो अनुपात 4 से गुना करेंगे 2 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 लीटर। इसका करेक्ट आंसर 8 लीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही है, ठीक है, और क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो पार करने में जो समय लगता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों रेलगाड़ी के जो है डिस्टेंस होता है वो जुड़ता है, ठीक है, हमेशा जुड़ता है, डिस्टेंस जो जुड़ जाएगा। और जो चाल है, तो चाल में क्या होता है, चाल में ध्यान रखना है, चाल में क्या है, समान दिशा में चलेगा तो चाल का अंतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पीछे करेगा, तो एक 70 किलोमीटर चल रहा है, एक 52 किलोमीटर चल रहा है, तो दोनों में क्या है, एक समान दिशा में चलेगा तो घटेगा, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों का चाल जुड़ेगा, ठीक है, समान दिशा में घटेगा। तो पहले क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 120 और 150 मीटर है, यानी 12 15 27 270 मीटर हो गया डिस्टेंस, मीटर हो गया है, मीटर में ये ध्यान रखना है। और रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका चाल जो होगा, तो इसमें क्या समान दिशा में, तो इसका अंतर होगा, 70 में 52 घटेगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा वो 5 के बराबर होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जैसे 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इधर 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 से गुना करिए, 18 3 54 3 बार में, तो 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और ये होता कैसे, देखिए जैसे अगर किलोमीटर में है, यहाँ पर क्या था किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है, ये पहले से मालूम होगा आपको भी। और अगर कोई मीटर में है तो उसको किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुना करते हैं। ये भी आसानी इस तरीके से कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे ध्यान रखना है, देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, तो किलोमीटर में बदलना है, तो यानी कि मीटर से किलोमीटर बड़ा में बदलेंगे तो बड़का से गुना, बड़का यानी 18/5 ही बड़ा है। अगर किलोमीटर में है, अगर छोटा में यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो छोटा में बदलना है तो छोटका से गुना, छोटका देखिए 5/18 क्या ये छोटा है ना, 18/5 ये बड़ा है, 5/18 ये छोटा है। छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना, बड़का में बदलना है तो बड़का से गुना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा बन गया, ये डिस्टेंस हो गया 12 15 27 यानी 270 मीटर, और ये डिस्टेंस, ये चाल क्या हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मीटर में बदलेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 25 और 5 20 54 है ना, 54 इसका हो जाएगा सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा 54। नेक्स्ट है कि दिव्या 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी होगी। देखिए इसको कैसे बनाना है, देखिए हमारा जो है अलग तरीका है, आप उससे क्या आसानी से समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ गए आसानी से बना दे, कोई फॉर्मूला कोई सूत्र नहीं, ठीक है। देखिए 1 रुपये में 6 कैंडी, यानी कि 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदा, ठीक है। अब क्या बोला, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 50% का मान क्या होता है 1/2, लाभ प्राप्त करना है तो इसको ऊपर जोड़ देंगे 3/2, ठीक है। लाभ प्राप्त करना है तो लाभ में ये होता है होल वैल्यू, लाभ का क्या होता है, ये जो भिन्न में तोड़ दिए हैं इसको ऊपर जोड़ देते हैं तो क्या होगा होल वैल्यू हो जाता है। अगर हानि बोलता तो 2 में से 1 घटा देते हैं, ठीक है, तो 1/2 होता, ठीक है। लेकिन यह क्या बोला, ये बोला लाभ, तो यानी कि 2 ऊपर में जोड़ दिए 3/2 हो गया, ठीक है। तो इसको इसमें क्या है, कितनी बेचनी होगी, विक्रय मूल्य प्राप्त करना है, इसको सीधा गुना कर दीजिए यानी 3/2 से, ठीक है। तो 1 रुपये में पहले 6 कैंडी बेचता था, ठीक है। अब पूछा कि 1 रुपये में कितने कैंडियाँ बेचनी होगी, तो 1 रुपये में कितने, देखिए ऊपर हो गया 1 रुपया और नीचे उसकी संख्या, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 1 रुपये में कितनी कैंडियाँ बेचनी पड़ेगी, 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, तो ऊपर में 1 रहने दीजिए, ठीक है, यानी कि इसको काटिए, 3 को हटाइए इधर से, तो यहाँ कट जाएगा 2 बार में। अब ऊपर में 1 बचा ना, अब 1 में कितना मिल रहा है, 2 दूनी 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट है कि 45 मीटर
गुना 35 मीटर आयाम के एक आयताकार क्षेत्र के बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है। पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, यानी क्षेत्रफल इसका क्या होगा पथ का। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आसानी से निकलता है। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसके बाहर जो है ये इतना 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका बाहर जो आयत है और ये वाला अंदर वाला आयत घटा देंगे तो पथ की क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बाहर वाला आयत का क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका, देखिए लंबाई पहले वाला क्या है 45 है और 2.5 मीटर क्या है चौड़ा है ये, तो इधर 2.5 मीटर और इधर 2.5 मीटर, तो टोटल क्या होगा इसकी लंबाई जो हो जाएगा 5 मीटर बढ़ जाएगा, चौड़ाई भी 5 मीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे इसको। तो जो अब बड़ा जो आयत हो गया, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों में 5-5 मीटर इसमें बढ़ेगा, तो 50 गुना 40 हो जाएगा, ठीक है। 50 गुना 40 माइनस कर देंगे पहले वाला आयत, ठीक है, जो पथ के अलावा था। तो ये 45 गुना 35, ठीक है। तो 50 गुना ये 40 करेंगे क्या होगा, 5 20 2 शून्य यानी 2000 माइनस 45 गुना 35 करेंगे तो यहाँ 75 और 5 तिया 15 15 75 होगा, ठीक है। तो इसको अब ये 15 75 कैसे आ गया ये सोच रहे होंगे, तो ऐसे देखिए कभी भी 5-5 दोनों में लास्ट है, ठीक है, लास्ट 45 35 है और 10 का अंतर रहे तो क्या करना है अपने मन से 75 लिख दीजिए। और जो बड़ा वाला है, ठीक है, जैसे ये बचा जो है 4 और 3 है, तो बड़ा वाला क्या 4 में एक जोड़ के और ये छोटा वाला से गुना कर दीजिए। 4 में एक जोड़ दिए कितना हुआ 5, अब गुना 3 कर दिए तो क्या हुआ 5 तिया 15, यहाँ लिख दिए, इसको गुना करिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। आपको जांचना है तो आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि 25 गुना 15 करिए तो 5 गुना दोनों में देखिए लास्ट में 5 है और 10 का अंतर है, तो अपने मन से लिख दीजिए क्या 75। और इसमें बड़ा कौन है बच गया, 2 है यहाँ और 1 है, बड़ा कौन है 2 में से एक और जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए 1 से, तो 3 कहिए 3, क्या हो जाएगा 375, ठीक है। किसी को भी गुना करना है तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार समझ लीजिए इसको, जैसे मान के चलिए 75 गुना करना है 85, ठीक है, अपने मन से लिख दीजिए 75, ठीक है, यानी कि 5-5 है 75 लिख दिया, और जो बड़ा है यानी कि 8 है, 8 में एक जोड़ दीजिए 9 9 सती 63, अब इसको गुना करिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। चाहे किसी को भी गुना करना हो आप कर सकते हैं। 65 गुना 55 करिए, ठीक है, 55 गुना 65 करिए तो अपने मन से लिखिए 75। बड़ा कौन है इसमें 6 और 5 में बड़ा कौन है 6 में एक और जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, 7 5 35, अब गुना करिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले वाला का जो बड़ा है आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ था 2000, ठीक है, और माइनस करेंगे ये वाला 45 गुना 35 यानी कि 75 और 5 15, अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 15 5 20 होता है यानी कि 425 है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 136 है। सर्वांतर यानी कि जो डिफरेंस होता है दो पदों के बीच डिफरेंस होता है वो 4 है तथा अंतिम पद 31 है तथा n का मान होगा। तो इसमें ठीक है इसका कैलकुलेशन थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से बनेगा ही, ठीक है। जैसे कुल पदों का योग समांतर श्रेणी में क्या होता है इसको याद रखिएगा, n देखिए कुल पदों बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया कुल पदों के बराबर। और अंतिम पद nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर याद रखिएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला से बन जाएगा ये, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी हम वो डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया उल्टा किया, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें, माइनस कॉमन लीजिएगा ना, माइनस एक कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ये ही वाला हो जाएगा ना, कोट स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस इधर आया तो उधर भी माइनस, इधर ये माइनस जो है क्या करेंगे इधर प्लस करने के लिए, जैसे कि ये इधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
इसका इसके इसका इसका मान अगर पूछ रहा है तो ये -1 में हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर -1 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या है, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम क्या है, तभी आप आंसर कर सकते हैं जब इसका ये घटना कब कब हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में हुआ था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। अब देखिए 1918 1918 दोनों आ गया, तो इसमें डेट भी जानना जरूरी है। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये खेड़ा आंदोलन हुआ था कब मालूम, 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1918 को हुआ था खेड़ा आंदोलन। और जो अहमदाबाद मिल जो आंदोलन हुआ था ये 15 मार्च 1918 को हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले होगा 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह 3 वाला, ठीक है। पहले होगा 3 वाला, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब इस पर ध्यान रखना है, पहले 3 वाला हो जाएगा, उसके बाद 1918 वाला आएगा, क्योंकि ये 1919 लास्ट में ये जाएगा। तो 1918 में कौन आएगा, पहले 15 मार्च वाला, ठीक है। तो 15 मार्च वाला कौन सा है, अहमदाबाद, यानी 4। तो 4 किस में है, इसमें है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो प्रथम यूरोपीय था इसमें जॉर्ज यूले, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो यही था, है ना, जॉर्ज यूले था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन है सब कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको एक बार रिवीजन करवाते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था, ठीक है। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। पहला अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे या तो यूरोपीय पूछे तो जॉर्ज यूले था। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे तो वो कौन थी, पहली भारतीय सरोजनी नायडू थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, पड़ोसी देश वाला निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मंदारिन है चीन की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। एक सिंगली भाषा अगर पूछे किस देश की है, तो सिंगली है श्रीलंका की, ठीक है। सिंगली श्रीलंका की। अफगानिस्तान का है पाश्तो या तो फारसी, पाश्तो या फारसी अफगानिस्तान का। भूटान का है आधिकारिक भाषा क्या मालूम, भूटान का है जोंगखा। भूटान का आधिकारिक भाषा है जोंगखा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया था 7 मार्च 2005 को, ठीक है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो 8 बार लगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में। जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 में। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन बने थे, तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी है महत्वपूर्ण है 5-6 है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। जैसे कि रक्षा मंत्री कौन था उस समय, है ना, पहले मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत में, तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ठीक है। इस हिसाब से याद रख लीजिए कि रक्षा उस समय नाम से ही इसको रक्षा मंत्री बना दिया गया था, बलदेव, है ना। इसको बल है तो रक्षा करेगा, है ना, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। अब खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो खाद्य मंत्री था राजेंद्र प्रसाद। इसे याद रखना हमेशा कि प्रसाद को खाते हैं तो खाद्य मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वित्त मंत्री सन्मुख सेठी थे और रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बेलग्रेड 1961 में, बेलग्रेड 1961 में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ठीक है। और संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया मालूम, अंगीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, है ना। और इसी डेट से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है।
और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वो अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है ये विनिर्माण जो है, विनिर्माण उद्योग, ये सब क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र यानी कि शिक्षा, संचार, बीमा, है ना, बस, रेल, ये सब, बैंकिंग, ये सब सेवा क्षेत्र में आ गया। ठीक है, सेवा करता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग, रेलवे और शिक्षा, संचार, बीमा, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का होता है ना, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन, है ना, उत्पादन मतलब उपयोगिता का सृजन। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ हो सकता है? पटना में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? और विश्व की सबसे बड़ी ये रीफ भी है, सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, ये ऑस्ट्रेलिया में है ना। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है 72। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो 1 से ये 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, और इसका मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। फिर निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है कि व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन है ना, 5 जो जगत वर्गीकरण है, उसमें कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ठीक है, व्हिटेकर में है, व्हिटेकर जो जीवों का वर्गीकृत किया था वो 5 वर्गों में क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी, जिसमें ये प्रोटोजोआ नहीं है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसमें बनाता है कौन मालूम? स्क्लेरेनकाइमा, ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद है इसमें क्या कहा जाता है? अब इसमें क्या कन्फ्यूजन कभी हो सकता है, अगर याद भी है तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा मालूम? नर प्रजनन भाग। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और भूलिएगा भी नहीं। नर यानी कि पुरुष, पुरुष प्रजनन भाग को पुरुष पुंकेश्वर, पुरुष पुंकेसर। ठीक है, पुरुष पुंकेसर। और नर ये हो गया नर। ठीक है, अगर मादा प्रजनन भाग पूछे तो वो होता है जायांग। ठीक है, अब इसे भी कैसे याद रखना है? जायांग। थोड़ा याद रखने के लिए रिलेट कर लीजिए, जैसे जायांग, जैसे देहात में बोलते हैं हम लोग जननी, जननी यानी कि जननी जायांग, जननी जायांग। ठीक है, जननी भी कहते हैं, तो ये भी ऐसे याद हो जाएगा। जननी यानी कि महिला होती है, तो जननी जायांग। ठीक है, अब पुरुष वाला पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर। नेक्स्ट है डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा निम्न बेस में किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है एडेनिन के द्वारा, है, एडेनिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फुफ्फुसीय शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, और धमनी जो है वो क्या है? धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है। नेक्स्ट है एम्बिलिका, है ना, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, है ना, यहाँ इंग्लिश में देखेंगे एम्बिलिका, है ना, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है का प्रयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो च्यवनप्राश के निर्माण में आंवला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंवला का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है माध्यमों 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31, 1.33, 38, 1.44 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है
तो उनके बीच में निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि माध्यम में देखिए अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो क्या पूछा, अपवर्तनांक दिया हुआ आपका और चाल पूछा है, तो ध्यान रखना है अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना कम होगा। यानी कि इसमें सबसे कम किसका अपवर्तनांक है 1.31 यानी V1। ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिसका कम है उसका अधिक होगा। सबसे कम है इसका तो सबसे अधिक इसका चाल होगा, जिसका सबसे अधिक है उसका चाल सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखिएगा तो इसका जैसे कि सबसे अधिक किसका होगा V1 का, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है तो सबसे अधिक होगा V1, उससे कम है ये तो V2, तो ये वाला होगा, और सबसे कम होगा जिसका सबसे अधिक अपवर्तनांक है उसका चाल सबसे कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान से बनेगा। देखिए दो खंभा है, एक बोला 18 मीटर है और एक है कितना 30 दशमलव यानी 30.5 मीटर है। ठीक है, तो 30.5 मीटर है तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 30.5 मीटर वाला ये हो गया और 18 मीटर ये हो गया। ठीक है, ये 30.5 मीटर ये बड़ा वाला। ठीक है, तो ये पूछा है कि दोनों खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े, तो ये जो शीर्ष है एक तार से इसको शीर्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों का शीर्ष है तो ये तार से जुड़ा हुआ है। यदि तार क्षैतिज से यानी कि यहाँ से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का, तो तार की लंबाई यानी ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर बात करते तो ये कितना है अपना, ये है 18 मीटर। ठीक है, तो इसके बराबर ये भी 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बच गया इधर कितना 18 12 30 होता है यानी 12.5 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा क्या, कर्ण, इसको मान के चलिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना, तो कर्ण और ये लंब दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में कौन सा आएगा, साइन थीटा। साइन यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया हुआ है 12.5। ठीक है, बटे कर्ण यानी एच, तो एच का मान यहाँ निकल जाएगा, एच इधर जाएगा। ठीक है, और ये 12.5 दूनी 25 यानी एच का मान क्या हो जाएगा 25 मीटर। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर है। तो समबाहु मतलब क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3 है। ठीक है, 3 है बराबर दिया हुआ है 48, तो एक भुजा क्या मान हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 16, 16 स्क्वायर हो गया। 4 से इसको एक बार काटेंगे, 4 चौक 16 यानी 16 चौका 64 √3 आंसर हो जाएगा, 64 √3 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग में क्या होगा, ए से 4 भुजा होती है तो 4a हो गया वर्ग, वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4a, तो 4a बराबर दिया हुआ 124, तो a बराबर क्या होगा 4 से इसको काटिए 31 चौके 124, 31 हो गया भुजा का मान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर होता है यानी 31 के स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 961। नेक्स्ट है कि बिंदु P है 7 और -3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है। तो भुज और कोटि में क्या अंतर है, जैसे भुज और कोटि में क्या अंतर है, तो अंतर क्या हो जाएगा 7, अंतर का यानी माइनस, और माइनस में ये कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 और 3 क्या हो जाएगा जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट है एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 123 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 20 402 से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 किससे संबंधित है। तो देखिए ये क्या हुआ 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 2 जोड़ दिया तो क्या हुआ 123 हो गया, यानी कि 11 का वर्ग करके 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ 20 का वर्ग करेंगे 400 और 2 जोड़ दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 का वर्ग कर देंगे 169 और 2 जोड़ देंगे 171, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसमें क्या है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और फिर गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए,
तो निम्नलिखित समीकरण मतलब ये वाट के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये सेंटेंस है ना, इसको आप लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, आसानी से बनते जाएगा। जैसे कि पहले 90 है, 90 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पढ़िए कि देखिए अभी क्या भागा है, तो भागा वाला कहाँ, यहाँ है। भागा और गुना को आपस में बदलेंगे, यानी जहाँ भागा है वहाँ गुना कर देंगे। 4 लिख दिए। फिर क्या आया, प्लस, तो प्लस वाला देखेंगे, प्लस की जगह क्या करना, माइनस, माइनस 75 लिख दिए। फिर माइनस से माइनस की जगह क्या कर देना, प्लस, प्लस कितना 93। फिर आया क्या, गुना, गुना की जगह क्या करना है, भागा करना है, तो भागा कर दीजिए, भागा 3 से भागा दे देंगे इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, 9 चौक 36, 360। फिर 3 से काट देंगे, 31 तिया 93, तो 360 और 31 इसमें जुड़ जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा। तो 360 और 31 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 391 माइनस 75। 391 में से तो 75 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एक 11 में से 5 गया 6, ठीक है। तो 6 लास्ट में किसका है, तो यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 360 से 391 से ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो देखते हैं कि DEF GHI JK। तो पहले क्या है, इसमें गिन लीजिए कि आदमी कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो इससे क्या आसान होते जाएगा समझने में और क्वेश्चन आसान होते जाएगा। तो 8 हो गया, दिमाग में पहले आ गया, 8 आदमी है इसमें। आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है। तो आयताकार जैसे कि ये हो गया, और इसके चारों ओर मुख करके 8वां आदमी को बैठाना है, ठीक है। केंद्र की ओर मुँह रहेगा इसका। उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, ठीक है। KI के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर जहाँ से मिल जाए कि बाईं, जैसे के बाईं के ओर या तो फलना दाएं के ओर बैठा हुआ है, तो वहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहले आदमी बैठा लीजिए, ठीक है। तो देखिए काफ़ी आसान बन जाता है, आप खाली बाएं दाएं का बस ध्यान रखना है, आसान से बन जाएगा, ठीक है। तो आयताकार बैठा हुआ है, तो आयताकार बैठा देते हैं, ठीक है। आयताकार बैठाएंगे तो पहले चारों कोना में एक एक हो जाएगा 4, ठीक है। एक 2 बीचा में हो जाएगा इधर 6, और फिर 2 बीच में इधर हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए सब केंद्र की ओर, यानी कि इधर सबका मुंह है, ठीक है। तो इधर से जैसे इधर से करेंगे, सामने अपना मानना है हमेशा उत्तर, ठीक है। आप सामने आप हमेशा मानिएगा उत्तर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका दाहिने, जिधर मुंह अगर इधर रहेगा तो आप अपने सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका बाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आगे कि KI के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो KI तो सामने बैठा दीजिए पहले I, ठीक है ना, क्योंकि I के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर K बैठा है, ठीक है। और K किसी कोने पर बैठा है, ये भी ध्यान रखना है, कोने पर पहुंचना चाहिए उसका। तो मान के चलिए यहाँ I रखते हैं, तो K दाईं ओर, तो तीसरे स्थान पर, तो दाईं ओर करेंगे तो इधर दाएं होगा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ यहाँ बैठा सकते हैं। तो I यहाँ हो गया, ठीक है, और K यहाँ हो जाएगा, K यहाँ हो गया, ठीक है। तो I के दाएं तीसरे स्थान पर K बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर यहाँ K बैठा दिए, ठीक है। अब क्या बोला K, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर दो जो बैठ गया, ठीक है, तो कोशिश हमेशा करना यही कि जो I और K से रिलेटेड ही स्टेटमेंट लेना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, तभी क्या आसानी से बनते जाएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो K किसी कोने पर बैठा, ये हो गया। अब जैसे यहाँ दे दिया EG के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको छोड़ देना है, यानी कि इसको यहाँ कहीं बैठा देना है, इसको छोड़ देना है, खोजना वो स्टेटमेंट को जो I और K से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, G किसी भी कोने पर बैठा है, ठीक है, यहाँ इसको भी छोड़ देते हैं। I और D का निकटतम पड़ोसी E है। अब देखिए I से रिलेटेड आ गया, अब इसको बैठा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो I और D का निकटतम पड़ोसी E है, इसका मतलब क्या हुआ, I और D दोनों का निकटतम पड़ोसी। मान के चलिए I का निकटतम पड़ोसी करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा निकटतम, यानी कि या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, निकटतम पड़ोसी है I का, और D का भी निकटतम पड़ोसी E है, ठीक है। और इसको अब I और D का निकटतम पड़ोसी E है, तो E को कहाँ बैठाएंगे मालूम, तो E को, तो एक चीज़ है कि I का अगर निकटतम पड़ोसी है तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो मान के चलिए I और D का निकटतम पड़ोसी E है, E यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो D को कहाँ बैठाना पड़ेगा,
डी यहाँ बैठेगा, ठीक है, डी यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा डी, ठीक है। अगर यहाँ बैठाते हैं ई तो डी यहाँ बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं। एफ जे के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है और एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है। एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है, एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है। तो एच को अगर के का निकटतम पड़ोसी एच है तो कहाँ बैठेगा, ठीक ना। एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है, एफ और के का, तो के का अगर निकटतम पड़ोसी एच है तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। और अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जी किसी भी एक कोने पर बैठा है, ठीक है, जी किसी भी एक कोने पर बैठा है। अब इसको एक यहाँ से लीजिए आप, ई जो है, ई अगर यहाँ बैठाए हैं, ठीक है, तो ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो ई अगर यहाँ बैठा दिए तो यहाँ क्या लिखा है, ई जी के, तो जी को कहाँ बैठा, बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो ये गलत हो जाता है, यहाँ ई नहीं बैठेगा, ठीक है, ई यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ई अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो इसका एकमात्र जगह है यहाँ, है ना, ई यहाँ, क्योंकि आई का पड़ोसी है ये, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये सही बैठ गया। अब जी के, अब क्या बोला, ई जो है जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाईं ओर से दूसरे, तो ये बाएं जाएगा, यहाँ जी बैठाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। जी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ, तभी तो इसका बाएं होगा इधर क्या, ई, ठीक है। अब बोला एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है और एफ जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है, एफ जे का दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है। तो अब एच कहाँ डालेंगे, मालूम, एच डालना पड़ेगा आपको एफ और के का। तो के का निकटतम पड़ोसी अब एकमात्र यहाँ बचा है यहाँ, ठीक है, क्योंकि डी यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एच, ठीक है, एच यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि एच इसलिए यहाँ बैठाएंगे एफ और के का। तो एफ जे के दाईं और तीसरे स्थान पर, एफ को यहाँ अगर बैठाते हैं, एफ जे के दाईं और तीसरे, तो जे के, तो एफ जे के दाईं और तीसरे, तो जे यहाँ होगा, ठीक है ना, जे यहाँ होगा, तभी पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, तीसरे स्थान पर एफ होगा, ठीक है। एफ जे के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है, तो एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच होगा यहाँ, ठीक है। और सब हो गया, और कोई बचा क्या, आई और डी का, जी किसी भी कोने पर बैठा हो गया, के आई का हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि आई के बाईं ओर से गिनने पर आई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो आई के बाईं ओर गिनने पर, आई के बाईं ओर, तो आई और एफ के बीच, तो आई यहाँ है और एफ यहाँ है, तो इसके बीच में कितना है, 1 और 2 है। बाएं तरफ गिनेंगे, इधर हो गया बाएं, 1 और 2, 2 व्यक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए मेन इसमें क्या रहता है, बस पहला ध्यान रखना है, एक बाएं या दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा वो ले लीजिए और उससे जो रिलेटेड स्टेटमेंट है पहले उसी को बैठाना, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो नदियों द्वारा निर्मित होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत के अधिकतम क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी कॉफ़ी और चाय के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है, लेटराइट मिट्टी, और काजू के लिए उपयुक्त होती है लाल लेटराइट मिट्टी, और काली मिट्टी जो है ये कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। 2 सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं, तो 2 सागरों तथा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय पट्टी ये जल डमरू मध्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था पी हेंगड़े, ये सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था
सुंदरलाल बहुगुणा ये भी सही है। नर्मदा बचाओ का आंदोलन मेधा पाटेकर, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मालूम ज़्यादा पूछा जाता है आपको। ये चिपको आंदोलन का कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेधा पाटेकर, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा बार रिपीट होता है, याद रखना है सभी को, ठीक है। अफ्रीको आंदोलन का नेतृत्व किया था पी हेगड़े ने। शांत घाटी आंदोलन का नेतृत्व किया था सुगाथा कुमारी ने किया था, बाबा आमटे ने नहीं किया था, ठीक है, सुगाथा कुमारी ने किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसून। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ? बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, और फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया, कहाँ? फल्गु नदी पर ही, गया में, है ना, इसका नाम है गयाजी डैम। नेक्स्ट है, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये 1913 में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। नेक्स्ट, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में? तो गोल्डन रॉक पैगोडा है म्यांमार में। एक है ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है ना ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने भारत को अध्यक्ष घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है मालूम? ये 2.44% बढ़ी है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इसी 25 जनवरी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के केववां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये बना है केववां 26वां, है ना, 26वां नौसेना प्रमुख बनाया, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, है ना, जून में ही इनका जो बने हैं, जून 2024 में उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? BR चौधरी है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? तो 6G भी आ गया, किसने? जापान ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण तो ये है कि पूछा जाएगा 4G कब लॉन्च किया गया था? 2012 में, 4G 2012 में, और 5G लॉन्च हुआ था 2022 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 6G लॉन्च किया किसने? तो जापान ने किया, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से सेट 2 का पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।